आज हम सेंटेंस स्ट्रक्चर का पार्ट सेकंड शुरू करेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर में पहले पार्ट में हमने क्लॉजेस पढ़े, क्लॉजेस के टाइप्स पढ़े, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस पढ़े, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े। इस पार्ट में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं हमने उसको 4 टाइप में कैटेगराइज करा था: डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक और नया पार्ट मैंने आपके लिए इंट्रोड्यूस किया है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, किस तरीके से सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है और हम इनको कहाँ पर यूज़ करते हैं अपने डे टू डे कन्वर्जेशन में या फिर हम अपने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। अब हम इनको डिटेल्स में जाके पढ़ेंगे। डिटेल्स में हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमें इनका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है, इंपेरेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का क्या स्ट्रक्चर है और इसके साथ इनका यूज क्या है, ग्रामेटिकली इनके अंदर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरीके से फिट बैठते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हमारी स्टेटमेंट होती है, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स होती हैं, राइट। स्टेटमेंट या फिर हम किसी चीज़ के लिए जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, राइट। इसका खुद का मतलब होता है इट डिक्लेयर समथिंग, किसी के बारे में जानकारी दे, किसी के बारे में बताए, तो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस स्टेटमेंट होती है या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं। अब इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? स्ट्रक्चर की जब हम बात करें, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का ऑर्डर फॉलो होता है। इसका मतलब सब्जेक्ट आएगा, फिर उस सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया उस एक्शन को इंडिकेट कौन करता है? वर्ब आता है। अगर इस वर्ब के एक्शन को कोई रिसीव कर रहा है और रिसीव भी कौन करता है? ऑब्जेक्ट करता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन ये ज़रूर होगा हमारे किसी भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर, राइट। बट वेरिएशन कैन अकर, अगर वेरिएशन हो भी सकती है अगर हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हुए, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। पंक्चुएशन क्या होता है? पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं हमारे इंग्लिश में। जब हम राइटिंग्स में इंग्लिश को यूज़ करते हैं तो कुछ हम इन्वर्टेड कॉमाज, कॉमा, फुल स्टॉप और हमारे क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, इस तरीके के हम जो मार्क्स हैं वो यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? जिससे हमारा जो राइटर है वो अपने रीडर्स को बता पाए कि कहाँ पर उन्हें लॉन्ग पॉज लेना है, कहाँ पर उन्हें शॉर्ट पॉज लेना है, किस बात पे उन्हें कितना स्ट्रेच देना है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो इनका पंक्चुएशन फुल स्टॉप होता है। तो अब ये देखिए, क्या ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ये पूरा सेंटेंस, और ये हमारा क्या हो गया? फुल स्टॉप के साथ एंड हो गया, ये भी फुल स्टॉप के साथ एंड हो गया। तो ये मोस्टली क्या है हमारे? ये हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं। तो आपने इंग्लिश में देखा होगा ज़्यादातर जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। फंक्शन क्या होता है इनका? प्राइमरी फंक्शन होता है इंफॉर्मेशन को कन्वे करना, फैक्ट्स को बताना या ओपिनियंस को बताना। आप किसी बात पे अपनी राय क्या रखते हैं, क्या किसी बात के बारे में जानकारी है और उसके तथ्य के बारे में बताना। तो ये सारे जो फंक्शन होते हैं ये हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के होते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उदय होता है। तो ये हमारी एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है, ये फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो ट्रू है, यूनिवर्सल ट्रू है। आई एंजॉय रीडिंग साइंस फिक्शन नॉवेल्स, आई एंजॉय रीडिंग साइंस फिक्शन नॉवल। अब ये किसकी बात कर रहा है? ये ओपिनियन बता रहा है, अपना पर्सनल स्टेटमेंट बता रहा है कि मुझे साइंस फिक्शन नॉवेल्स पढ़ना पसंद है। अब कोई एक एग्जांपल साइंस फिक्शन नॉवल का, हैरी पॉटर। आपने हैरी पॉटर की जो बुक सीरीज होती हैं उनको देखा होगा, वो एक साइंस फिक्शन नॉवल है। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब ये देखिए एक जर्नल फैक्ट है, इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली, एक जर्नल फैक्ट है। अब ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आ गई, शी हैज़ अ कैट नेम्ड टॉम। तो वो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या है? वो किसी कैट के बारे में बात कर रहे हैं बट उसका कैट का नाम क्या है? टॉम। ये स्पेसिफाई कर दिया, उस कैट का नाम क्या है? टॉम। अगर हमारा कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट हो, ओपिनियन हो, जर्नल फैक्ट हो या फिर हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देनी हो, इस टाइप के सेंटेंसेस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। अब बहुत सारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे इंट्रोडक्टरी देयर। इंट्रोडक्टरी देयर का मतलब होता है कि हमारा कोई सेंटेंस अगर देयर से शुरू होता है तो उसका क्या मतलब होता है? कोई सेंटेंस हमारा देयर से शुरू हो गया,
अगर देयर से शुरू हो गया तो क्या वो सब्जेक्ट बनेगा? अगर वो सब्जेक्ट है तो वो कैसा सब्जेक्ट है, ये किसके बारे में इंडिकेट कर रहा है? तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैंने इंट्रोडक्टरी देयर के अंदर रखा हुआ है। तो अब हम इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में बात करते हैं। अब कंफ्यूज नहीं होइएगा कि हम कभी कभार देयर को हम डायरेक्शन के लिए भी यूज करते हैं। अगर हमें डायरेक्शन बतानी हो तो हम देयर का भी यूज करते हैं, और देयर को हम एज अ सब्जेक्ट भी यूज करते हैं। तो अब इस वक्त हम जो फोकस कर रहे हैं, हम देयर को सब्जेक्ट की तरह यूज करने पे फोकस कर रहे हैं। अगर देयर सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं हो रहा है किसी स्टेटमेंट के में, तो वो हमारा डायरेक्शन की तरह यूज हो रहा है। एग्जाम्पल पहले हम समझ लेते हैं कि जो देयर वर्ड है ये हमारे किसी भी सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है, जिससे हम अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, मिलाते हैं स्टेटमेंट में, बताते हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ना कि किसी लोकेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर हम कोई सेंटेंस लिखेंगे देयर से रिलेटेड, देयर प्लस बी। बी का मतलब होता है, बी की वेरियस फॉर्म होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है, इज, एम, आर, वॉज, वर। तो ये हमारी बी फॉर्म होती हैं, बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं। इसके साथ फिर आता है नाउन, या नाउन का फ्रेज या प्रोनाउन भी हो सकता है जो नाउन की जगह पे आएगा। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। अब ये बुक की बात कर रहा है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, ये हमारा नाउन आ गया। देयर किसके लिए आया? बुक के लिए आया, और ये वर्ब वर्ब आ गया। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन नहीं दे रहा है, यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है एज अ सब्जेक्ट। एग्रीमेंट विद वर्ब। अब वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट होता है देयर का? देखिए, देयर तो अभी हमें नहीं पता कि सिंगुलर है या प्लूरल है, बट देयर के बाद हमारी टू बी की फॉर्म्स आती हैं, अभी हमने डिस्कस किया। और इसके बाद आता है हमारा नाउन। ये जो नाउन है ना, ये इस नाउन को इंट्रोड्यूस करता है देयर। देयर वॉज अ किंग, राइट? तो इस नाउन को इंट्रोड्यूस कर रहा है देयर। तो देयर क्या है? देयर इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन है, या फिर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। यानी हमने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक वर्ड यूज कर दिया देयर, और वो किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है? इस नाउन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। अगर ये नाउन हमारा सिंगुलर है तो देयर भी हमारा क्या होगा? सिंगुलर। अगर ये नाउन हमारा प्लूरल है तो देयर भी हमारा क्या होगा? प्लूरल होगा। तो इस तरीके से होगा। नहीं तो अभी मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, और आप दोबारा इस बात को ध्यान देंगे कि देयर अपने आप में हमें नहीं पता कि सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो वर्ब है बी, वो एग्री किसके साथ करती है? नाउन के साथ। जैसे कि देयर आर 3 एप्पल्स इन द बास्केट। आर किसके लिए है? आर इस एप्पल के लिए है। और देयर किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है? देयर इस एप्पल को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो मैं अगर इसको इस तरीके से बताऊं आपको, जो ये देयर है, इसके साथ जो भी वर्ब्स आएंगी टू बी की फॉर्म होंगी, और इसके साथ जो ये हमारा नाउन आया है, नाउन या हमारा नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज, इसको कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है? ये देयर इंट्रोड्यूस कर रहा है। देयर किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है? इसको पर्टिकुलर। और ये हमारा क्या होगा? ये हमारा सिंगुलर होगा, और ये हमारा प्लूरल होगा। और ये जो हमारा सिंगुलर और प्लूरल होगा, तो ये बी क्या है? टू बी क्या है? टू बी हमारी वर्ब है, और ये वर्ब किस पे डिपेंड करेगी? डिपेंड्स नॉन प्रोनाउन। अब आप इस स्ट्रक्चर को समझ गए, और ये स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर प्लूरल नाउन था एप्पल्स, तो प्लूरल वर्ब आई। व्हेन देयर इज अ कंपाउंड सब्जेक्ट। जब भी कंपाउंड सब्जेक्ट होता है, पहले हम समझते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, ये हमने आपको पहले भी पिछली क्लासेस में भी बताया है। कंपाउंड सब्जेक्ट तो एक हमारा नाउन होता है, नाउन वन, और इसको हम एंड के साथ जोड़ देते हैं, एंड या फिर और के साथ। मैं इसको लिख देता हूँ एंड और।
और के साथ हम नाउन, इस पूरे तीनों वर्ड्स को मिला के नाउन वन और इसके साथ एंड और नाउन टू को रख देते हैं, तो ये हमारा क्या बनता है, इसे हम बोलते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, देर इज अ बुक एंड टू पेन्स। अब देखिए ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आई है, ये जो वर्ब है, आप ये वर्ब देख रहे हैं, ये किसके अकॉर्डिंग आई है, ये जो वर्ब है ये अपने नियरेस्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो इस वर्ब के नियरेस्ट कौन है, बुक, और बुक कैसा है, सिंगुलर, और इस किस कैसा होता है, सिंगुलर। अगर यहाँ पर आता देयर आर टू पेन्स एंड वन बुक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, देयर आर टू पेन्स एंड वन बुक। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पेन की वजह से आ गया, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव फॉर्म्स भी होती हैं। नेगेटिव फॉर्म्स देयर इज और आर के साथ हम इजेंट और आरेंट लगा देते हैं। इजेंट का मतलब होता है इज नॉट, इसको हम बोल देते हैं इजेंट। आर नॉट का मतलब होता है आर्ट, राइट, ये याद रखेंगे आप। तो देयर इज नॉट एनी मिल्क लेफ्ट, देयर इजंट एनी मिल्क लेफ्ट। देयर आरंट एनी कुकीज इन द जार, कुकीज बिस्किट्स को बोलते हैं हम कुकीज। विद अदर वर्ब्स, अब अदर वर्ब्स के साथ कैसे, वाइल, अगर जैसे हमने देखा इज के साथ, एम के साथ, आर के साथ, वॉज के साथ और वर के साथ, ये हमारी टू बी फॉर्म्स हो गई वर्ब की, इनको हम टू बी फॉर्म्स बोलते हैं। अब इसके अलावा भी कोई दूसरी वर्ब आ सकती हैं, उनके लिए भी देयर हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होगा। सो देयर अदर वर्ब्स कैन समटाइम्स फॉलो स्पेशली इन मोर फॉर्मल और लिटरेरी कॉन्स्ट्रक्ट। जब हम फॉर्मल राइटिंग या फिर लिटरेरी राइटिंग की बात करते हैं या लिटरेचर की जब हम बात कर रहे होते हैं, तब हमारे देयर के साथ कोई और वर्ब भी आ सकती है। देयर एग्जिस्ट, एग्जिस्ट क्या है, वर्ब है। देयर एग्जिस्ट व्हाट, सेवरल रीजंस फॉर हिज एब्सेंस, तो ये इसके लिए है, ये रीजंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए है, ओके। अब वेरिएशन इन वर्ब फॉर्म्स, वेरिएशन इन वर्ब फॉर्म्स जैसे कि अगर हम देयर के साथ इज, वॉज और विल यूज कर रहे हैं, तो आपको पता होगा इज हम प्रेजेंट की बात करेंगे, वॉज हम पास्ट की बात करेंगे, विल हम फ्यूचर की बात करेंगे। एग्जाम्पल, देर वॉज अ कैट इन द गार्डन, मान लीजिए स्पीकर ने किसी कैट को देखा होगा, तो वो बता रहा है देर वॉज अ कैट इन द गार्डन। देर इज अ मैन स्टैंडिंग एट द डोर, तो वो बता रहा है कि एक आदमी है जो दरवाजे पे खड़ा है। देर विल बी मीटिंग टुमारो, ये अब मीटिंग की बात कर रहा है जो कल होगी, राइट। अब हमने देखा कि इंट्रोडक्शन में देयर आया, अब ऐसे ही इंट्रोडक्शन में इट आता है। अब इट भी देयर की तरह एक्ट करेगा, इट भी जो है हमारा प्रोनाउन होता है हमने, बट इट जो होता है हमारा इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन होता है। एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस ये एज अ सब्जेक्ट या किसी भी क्लॉज के साथ हो, किसी भी क्लॉज के बिगिनिंग में हो, वो एज अ सब्जेक्ट काम करेगा। और अ क्लॉज दैट कम्स लेटर, जो आगे आने वाला है उसके बारे में ये पहले से ही बता के रखेगा। तो बेसिक यूसेज क्या है इट का, इट जो वर्ड होता है ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी सेंटेंस पे फोकस करता है। व्हाट इज ऑफन, किसी रियल ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बात करी गई है या उसको फोकस क्या करा गया सेंटेंस पे। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको। इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू बी ऑन टाइम, तो इट यहाँ पर किसके लिए है, इट इज, इट्स का मतलब होता है, अगर आप इट्स लिखते हैं तो इसका मतलब होता है इट इज, इट इज, ये वर्ब आ गया इसके से, और ये वर्ब के लिए एज अ सब्जेक्ट आ गया, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अब ये इट किसके लिए आया है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि यू बी ऑन टाइम, इस पूरे सब्जेक्ट को, ये हमारा ट्रू सब्जेक्ट है या हमारी इस कथन के ऊपर फोकस किया गया सेंटेंस के अंदर। इस पूरी बात को बताने के लिए हमने एज अ इंट्रोडक्शन ले लिया इट का। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू बी ऑन टाइम, तो हम इसको इम्फेसाइज कर रहे हैं कि आपका समय पर आना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इट इस किसके लिए आया है यहाँ पर, यू बी ऑन टाइम के लिए।
अगर इट को हम इन्फिनेटिव्स के साथ भी लिख देते हैं, इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर इसे हम कहते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट, इसको हम बोलते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी, इनको याद रखिएगा। एग्जाम्पल, इट इज नाइस टू मीट यू। अब टू मीट यू के लिए आया है इट, इस बात पे फोकस हो रहा है, इट इज नाइस, क्या नाइस हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, आपसे मिलना, टू मीट यू। तो इस पूरे तीनों फ्रेज के लिए, इस एक पर्टिकुलर फेज के लिए हमने इट को इंट्रोड्यूस कर दिया। वेदर एक्सप्रेशन की बात करते हो, जब बोलते हो इट इज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग, तो जब भी आप बात करते हो वेदर के लिए, तो वेदर के लिए हम इट को इंट्रोड्यूस करते हैं। इट इज रेनिंग, इट इज स्नोइंग, इट्स सनी आउटसाइड, तो इट कब आएगा, हमारा वेदर के एक्सप्रेशन के लिए आएगा इट। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम। टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए इट हमारा आता है। अब टाइम को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, इट्स 3 o'clock। अब आप किसी को समय बता रहे हो, इट्स 3 o'clock, यानी अभी 3 बजे हैं, राइट। तो जब भी आप समय को बात करेंगे, जब भी आप समय के लिए आएंगे, तो वहां पर टाइम मेंशन करने के लिए आप किसको यूज करेंगे, इट के लिए। इट्स लॉन्ग वे टू नियरेस्ट टाउन। अब ये टाइम बता रहा है, इट्स अ लॉन्ग वे। अब इट्स अ लॉन्ग वे का क्या मतलब है, अभी बहुत समय लगेगा, टू द नियरेस्ट टाउन। अब सपोज आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, और ट्रेन से दूसरे आपको जो स्टेशन आने वाला है उसमें अभी काफ़ी लंबा टाइम है, तो उसके लिए बोलते हैं इट्स अ लॉन्ग वे, बहुत ज़्यादा रास्ता है, उस रास्ते को हम टाइम के लिए बता रहे हैं। द नियरेस्ट टाउन, जो सबसे पास वाला जो शहर है, वहाँ तक पहुँचने के लिए भी बहुत रास्ता भी है या बहुत समय भी बाकी है, तो इसलिए हम टाइम के लिए भी इट को इंट्रोड्यूस करेंगे। टू एम्फसाइज, अब किसी बात को हमें एम्फसाइज करना हो तो हम इट को भी यूज करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज जॉन हु ब्रोक द वाज। अब बेसिकली क्या बात हो रही है, एम्फसाइज किस बात के लिए करा जा रहा है, कि ये जॉन है जिसने उस वाज को तोड़ा है, राइट। फ्लावर वास होता है जो आप रखते हैं, जिसमें गुलदस्ता होता है जो आप रखते हैं फ्लावर्स को, जो चीनी मिट्टी के बने रहते हैं, है ना, चाइना के लेके बने रहते हैं। तो इम्फेसाइजिंग किस बात पे किया जा रहा है, जॉन के ऊपर इम्फेसाइजिंग किया जा रहा है। जॉन पे हम क्यों इम्फेसाइज करें, क्योंकि जॉन ही है जिसने वो फ्लावर वास तोड़ा है। तो जब भी हमें इट इज यू हु डिड दिस थिंग, अब किसी ने कोई गलती कर दी हो तो बताया जा रहा है कि नहीं, इट इज यू, आप ही हो वो। तो जब भी हम एम्फेसाइज करेंगे, हम इट को एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बना के आएंगे। अवॉइडिंग एम्बिगिटी। अब एम्बिगिटी क्या होती है, कभी कभार इट जो होता है ये हमारा जो पीछे दिया हुआ सब्जेक्ट होता है उसको कैरी करता है। देखिए, बी कॉशियस टू नॉट कंफ्यूज इंट्रोडक्टरी इट, जिसको हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, और विद इट। एक होता है हमारा इंट्रोडक्शन में इट, और एक होता है हमारा नॉर्मली किसी भी सेंटेंस के अंदर इट, जो रेफर करता है किसी स्पेसिफिक नाउन को, अपने एंटीसीडेंट को, जो पहले जिसके बारे में चर्चा की गई है। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट अ केक, इट इज डिलीशियस। अगर आप इसको देखिए, अगर इस आपको दोनों को एक साथ देखेंगे तो आप इसमें से क्या पता चलेगा, इसमें पता चलेगा कि आप केक की बात कर रहे हैं जो आपने खरीदा था। अब आपने केक खरीदा था और उसके बारे में आपने आगे क्या बताया, वो बहुत स्वादिष्ट है, वो बहुत स्वादिष्ट है। तो ये वो कौन है, ये वो केक है। तो यहाँ पर ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट नहीं हुआ है, ये अपने एंटीसीडेंट। और एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, जो इसके पहले, जो इससे पहले कुछ आया है उसके बारे में ही आगे इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पर हमने इट का यूज किया है। इट इज नाइस दैट यू आर हेयर, यहाँ पर ये इंट्रोडक्टरी हो रहा है, इट इज नाइस। अब ये इट किसके बारे में बात कर रहा है, ये इट इसके बारे में बात कर रहा है कि यू आर हेयर। तो इंट्रोडक्टरी इट और नॉर्मली जो इट होता है, जो अपने एंटीसीडेंट के लिए यूज होते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें पूरे कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना है, सेंटेंस को पढ़ना है, पैराग्राफ को पढ़ना है, पैसेज पढ़ना है। वहां से हमें पता चलेगा कि ये इंट्रोडक्शन के लिए यूज हुआ है या फिर ये अपने एंटीसीडेंट के लिए आया है। पैसिव वॉइस। अब हम इट को पैसिव वॉइस के भी अंदर करते हैं। एक होती है हमारी एक्टिव वॉइस, ये हम वॉइस के अंदर पढ़ेंगे। एक होता है हमारा पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस के अंदर हम इसको किस तरीके से, ठीक है, हम इसको आगे एक्टिव पैसिव वॉइस में और डिटेल में जाएंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर स्ट्रक्चर समझते हैं किस तरीके से यूज होता है। इट इज सैड दैट, ऐसा कहा जाता है दैट ही इज द बेस्ट प्लेयर, वो बहुत अच्छा प्लेयर है। अब इट इज सैड दैट,
ऐसा कौन कहता है? जब आप ऐसी बातें करते हो ना, ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना जाता है, ऐसा बोला जाता है, तो ऐसा कर कौन रहा है? ऐसा आपकी सोसाइटी में रहने वाले लोग कर रहे होते हैं। तो पीपल पीपल इस बात को कहते हैं, पीपल से ही इज द बेस्ट प्लेयर, राइट? पीपल से ही इज द बेस्ट प्लेयर, इसकी जगह आपने लिख दिया इट इज सेड दैट ही इज द बेस्ट प्लेयर, यानी ऐसा कहा जाता है कि वो एक अच्छा प्लेयर है, राइट? अब नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं हमारे। हमने डिक्लेरेटिव के अंदर पॉजिटिव टाइप्स देख लिए, अब नेगेटिव टाइप्स देखते हैं। जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ये हमारी वो स्टेटमेंट होती हैं जो किसी एब्सेंस को या फिर किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस नहीं है, या फिर आप मना कर रहे हो किसी भी एक्शन और कंडीशन को या स्टेट को। तो इन 3 काइंड ऑफ कंडीशन के लिए हम इस 3 तरह की सिचुएशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। दोबारा, एब्सेंस, किसी की अनुपस्थिति के बारे में बात कर रहे हो। नॉन एग्जिस्टेंस, जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। और उसके बाद एक्शन को डिनाई करने की बात कर रहे हो। तो इस टाइप की सिचुएशंस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इस टाइप के लिए हम नेगेटिव सेंटेंसेस यूज़ करेंगे। अब नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो टेंस में भी बनाए जाते हैं, मूड्स में भी बनाए जाते हैं, वॉइसेस के अंदर भी बनाए जाते हैं, बट दे जनरली कंटेन अ नेगेटिव वर्ड। इनके साथ कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड होता है। नॉट हो गया, नो हो गया, नन हो गया, अन हो गया, इन हो गया, डिस हो गया। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जहां आपको इस तरीके के वर्ड्स प्रीफिक्स शुरुआत में ही दिख जाएंगे। इसका मतलब क्या है? वो नेगेटिव सेंटेंसेस है। अनलेस, अनटिल, नेवर। तो देखिए, नेवर हो गया, ये अलग टाइप का वर्ड हो गया, राइट? नथिंग। तो आपको इस टाइप के वर्ड्स पे भी फोकस करना है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस बनते कैसे हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो किसी मेन वर्ब के साथ आती हैं, मेन वर्ब के साथ आती हैं। तो यहाँ पर आपको मैं प्रिंसिपल वाला कॉन्सेप्ट दोबारा समझाता हूँ। वाइस प्रिंसिपल होते हैं, स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं। वाइस प्रिंसिपल की एग्जिस्टेंस तो तब तक होती है जब तक प्रिंसिपल है। अगर किसी स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, वो पोजीशन ही नहीं है, वो पद ही नहीं है, क्या वाइस प्रिंसिपल का पद होगा? नहीं होगा। वाइस प्रिंसिपल ही प्रिंसिपल होंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब है इसके साथ कोई ना कोई मेन वर्ब होगी। तो बहुत सारे नेगेटिव स्टेटमेंट जो होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ, ऑक्सिलरी वर्ब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं उसके साथ नॉट आ जाता है, राइट? तो इस टाइप के सिचुएशंस के लिए हम बनते हैं, लाइक शी इज सिंगिंग, शी इज नॉट सिंगिंग। तो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नॉट लगा दिया। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर, वॉज वर्ब, बी की फॉर्म होगी हैव, डू, कैन, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। अब विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब भी हम यूज करते हैं। आगे जैसे हमें सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं जिसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होती है या फिर कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है सेंटेंस के अंदर, तो हम क्या यूज करेंगे? हम डू को इंट्रोड्यूस करते हैं। डू इज इंट्रोड्यूस्ड इन इट्स नेगेटिव फॉर्म, तो हम क्या यूज करते हैं? डोंट, डजंट, डिडंट। तो अब यहाँ पर देखिए, डू को हम डोंट भी लिख देते हैं और डज को हम डज नॉट, यहाँ पर ये हमारा डू नॉट है, डज नॉट को हम डजंट कर देते हैं, और डिड नॉट को हम डिडेंट कर देते हैं। और ये कब करते हैं? ये हमारी दोनों कंडीशन प्रेजेंट के लिए होती हैं, प्रेजेंट टेंस में, और ये वाली कंडीशन होती है हमारी पास्ट टेंस में। और ये जो डज वाला है ये हमारा किसके लिए होता है? ये हमारा होता है सिंगुलर के लिए। किसके लिए होता है हमारा? ये सिंगुलर के लिए होता है, राइट? ये हमारा इसके लिए होता है डजंट, सिंगुलर। और ये हमारा किसके लिए होता है? प्लूरल के। ये चीज आप याद रखेंगे। जब आप ये याद रखेंगे तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। दे लिव इन पेरिस, ये अफर्मेटिव है यानी ये पॉजिटिव है। दे डू नॉट लिव, अब दे क्या है? हमारा प्लूरल है। दे हमारा क्या है? प्लूरल। और प्लूरल के साथ हमने कौन सा वर्ब यूज किया? हमने करा है डू। देखिए, दे हमारा क्या है? प्लूरल, और प्लूरल के साथ क्या है? डू। दे डू नॉट लिव इन पेरिस। मॉडल वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, माइट, मस्ट। इनको हम मॉडल बोलते हैं। द वर्ड नॉट इज एडेड, इनके बाद हम नॉट लगा देंगे। मॉडल वर्ब्स के साथ हम नॉट लगा देंगे
तो ये हमारे नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। एग्जाम्पल, शी कैन स्विम, शी कैन नॉट स्विम। तो कैन नॉट को हम कैसे लिखते हैं? कांट, कांट। ये हमारी एबिलिटी के बारे में बताता है, कैन और कांट। बी केयरफुल विद नो। अब देखिए मैंने एक चीज बताते हैं आपको, एक कॉन्सेप्ट सीखना है। सेंटेंस में दो नेगेटिव्स नहीं होते हैं। दो नेगेटिव्स का मतलब क्या होता है? अगर मैंने नो या नॉट लिख दिया है तो उसके साथ मैं दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं लिखूंगा। सेम सेंटेंस के अंदर दो नेगेटिव वर्ड्स नहीं आएंगे, राइट? ये चीज आपको देखनी है। अब नेगेटिव वर्ड्स में क्या हो गया? नेवर हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, उसके साथ नो या नॉट नहीं लगेगा। तो यही इसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया है, नेगेटिव वर्ब के साथ नो या नॉट नहीं लगेगा। while double negatives are standard in some dialects to emphasize negativity, in standard English they produce positive meaning। ये हमें अभी इस बात पे ध्यान नहीं देना है, अभी हमें यही ध्यान देना है एज ए जब भी हम कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम उस फील्ड में नहीं जा रहे हैं जहाँ पर हमें ये आगे काम आएगा। बट अगर हमारे क्वेश्चंस में दो नेगेटिव्स आ रहे हो तो हमें उसको इग्नोर करना है। आई हैव नो मनी, ये करेक्ट है। आई डोंट हैव नो मनी डबल नेगेटिव हो गया। आई डोंट हैव नो मनी का मतलब क्या? मेरे पास कुछ पैसा नहीं है। आई डोंट हैव मनी भी ठीक है, यहां से नो हटा देंगे, आई डोंट हैव मनी। नेगेटिव वर्ड्स जैसे कि नॉट और नो के साथ साथ नेवर हो गया, नोबडी हो गया, नन हो गया, नथिंग हो गया, नाइदर हो गया, ये हमारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। इनके साथ नॉट यूज नहीं करना है, नो भी यूज नहीं करना है, ये याद रखेंगे। एम्फेटिक नेगेटिव्स क्या होते हैं? हमारी ऐसी सेंटेंसेस होते हैं जो हमें एम्फसाइज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस को लेकर, राइट? नेगेटिव सेंटेंस को कैसे एम्फसाइज करेंगे? हम उनकी शुरुआत ही कर देंगे, स्टार्टिंग में ही या बिगिनिंग में ही हम नेगेटिव वर्ड्स लिख देंगे, हम नेगेटिव वर्ड्स को इंट्रोड्यूस कर देंगे, नेगेटिव वर्ड्स को इंट्रोड्यूस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, नेवर हैव आई एवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सनसेट। अगर आपने ये स्टेटमेंट को इन्वर्जन में देखा है, आई हैव नेवर सीन, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, आई हैव नेवर एवर सीन सच, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सनसेट, और मैंने इसको नेवर को पहले लिख दिया। अगर आप नेवर को पहले लिख रहे हो तो इसके साथ आप हैव यूज करेंगे, फिर उसके बाद बाकी का स्टेटमेंट आएगा। तो ये हमारा क्या है? ये हमारे इन्वर्जन है। तो ये हमने इन्वर्जन में पढ़े थे एडवर्ब्स के अंदर। एडवर्ब्स में पढ़ा था, क्या था? इन्वर्जन। वहां पर भी आप इसको फॉलो कर सकते हो। नॉट वंस डिड ही अपोलोजाइज, उसने एक बार भी माफी नहीं मांगी। तो हम एम्फसाइज किस पे कर रहे हैं? नहीं मांगने पे कर रहे हैं। यहाँ ऊपर वाली स्टेटमेंट में हम एम्फसाइज किस पे कर रहे थे? नहीं देखा है, राइट? तो नेगेटिव पे हम एम्फसाइज कर रहे थे। अब सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं हमारे? क्वेश्चन सेंटेंसेस, क्वेश्चन सेंटेंसेस। और इंग्लिश में हम इन क्वेश्चन सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं? इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटैरोगेटिव नाम से ही समझिए, इंटैरोगेशन, इंटैरोगेशन, इंटैरोगेशन। इंटैरोगेशन का मतलब क्या होता है? पूछताछ, सवाल जवाब। जब आप सवाल करते हो, है ना, जब आप पूछते हो तो उसके बदले में आपको जवाब मिलता है। तो इंटैरोगेटिव के बदले में आपको क्या मिलेगा? आपको डिक्लेरेटिव मिलेगा। समझिए, आपने सवाल किया तो आपको क्या चाहिए? आपको इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको ओपिनियन जानना है किसी का, है ना, कंफर्मेशन चाहिए, किसी बात पे क्लियरिटी चाहिए। और ये सारे के सारे आपको किस में मिलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में। अगर आपने, जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आपने देखा होगा स्कूल में टीचर्स आपको क्वेश्चन और आंसर्स देते थे। क्वेश्चंस इससे फिनिश होते थे अगर वो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस थे, और आंसर हमारे किस पंक्चुएशन से खत्म होते थे? फुल स्टॉप से खत्म होते थे, राइट? तो ये चीज आपने पढ़ी है, यही कुछ हमें आज सीखना है। दोबारा,
अब जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको हम क्वेश्चंस बोलते हैं। वो इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन, क्लियरिटी और कंफर्मेशन चाहिए होता है। और प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है पहचानने की, या तो कुछ पर्टिकुलर वर्ड से वो शुरू होते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे, या फिर उनके पीछे क्वेश्चन मार्क होता है। क्वेश्चन मार्क के साथ, या अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो आप उसको देखिए और पूछिए क्या ये मुझसे कोई जानकारी चाहता है, किसी बात पे क्लियरिटी चाहता है ना, किसी बात पे सफाई चाहता है, क्या मेरा ओपिनियन जानना चाहता है, मेरा पक्ष जानना चाहता है। तो जब इस तरीके का सवाल आपसे आए और आप इस तरीके के जवाब दे रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि वो क्वेश्चन आपके इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस हैं। अब इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस कितने टाइप्स के होते हैं। अब आपसे किसी ने पूछा क्या आप वहां पर जाओगे, आपने बोल दिया नो, या फिर नहीं, या आपने बोला हाँ, तो आपने एक वर्ड में भी आंसर देते हो, यस और नो, ट्रू और फॉल्स। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ यस और नो में आंसर दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर यू कमिंग टू द पार्टी, नो। इज शी रीडिंग, यस। तो ये हमारे ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब से शुरू होते हैं, यानी ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं या मॉडल से स्टार्ट होते हैं। कैन, कुड, वुड, शैल, शुड, राइट, इन सब से। इज, एम, आर, डू, डज, तो ये हमारी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। आर यू कमिंग टू द पार्टी, आर हेल्पिंग वर्ब, और ये आर इसके साथ आया तो ये ज़रूर देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब अपने सब्जेक्ट को ज़रूर फॉलो करेगी। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये भी हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये हेल्पिंग वर्ब क्यों है, क्योंकि कमिंग हमारी मेन वर्ब है और यहाँ पर हमारी रीडिंग मेन वर्ब है। ओके, अब कुछ हमारे क्वेश्चंस होते हैं WH, मैं इनको WH फैमिली कहता हूँ। WH फैमिली का मतलब क्या होता है, कुछ वर्ड्स जो हमारे WH से शुरू होते हैं, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ और हु और हाउ। हाउ देखिए थोड़ा WH थोड़ा इधर उधर हो गया, लेकिन इसको भी हम WH फैमिली में कंसिडर करते हैं। व्हाट क्या, कहाँ, कब, क्यों, कौन, कैसे। जब भी आप इस तरीके के सवाल पूछते हैं तो आपको एक स्टेटमेंट में आंसर देना होता है, एक वर्ड में आंसर नहीं देना होता, पूरा स्टेटमेंट में आंसर देना होता है। यस और नो में नहीं आंसर दे सकते, स्टेटमेंट में आंसर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, अब आपका नाम क्या है, आप बताएंगे माई नेम इज XYZ, मेरा नाम का खा गा है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, कहाँ रहते हो, कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी, जहाँ भी आप रहते हो। हाउ ओल्ड आर यू, 12, 13, 16, 21, 22, या आप इसमें अपनी एज बताएंगे। तो अब ये क्वेश्चन है, अब आप इनके पर्टिकुलर आंसर कर रहे हो। अब टैग क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम अलग से भी पढ़ेंगे अभी आगे जाके। हम इसे बोलते हैं क्वेश्चन टैग, या फिर हम इसको बोलेंगे क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग क्या होता है, देखिए हमने एक स्टेटमेंट दी और उसके बाद हम उसकी मर्जी जानना चाहते हैं। मैं बाजार जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगे। तो अब हमने पूछा, पहले आपने बताया कि मैं बाजार जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगे, तो ये आपने उसके साथ टैग कर दिया, अपने स्टेटमेंट के साथ आपने क्वेश्चन टैग कर दिया, इसीलिए हम उसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। दीज आर स्टेटमेंट्स टर्न इनटू क्वेश्चन बाय टैग, बाय एडिंग टैग। टैग मतलब जोड़ देना, आपने जोड़ दिया, एक क्वेश्चन जोड़ दिया। जैसे आर यू स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो। आरंट यू, क्या तुम नहीं, क्वेश्चन पूछा कि तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो। तो इस तरीके से आपने उसके साथ एक क्वेश्चन टैग कर दिया। यहाँ तक तो एक स्टेटमेंट आ रही थी कि आप बता रहे हो कि तुम स्टडिंग इंग्लिश पढ़ रहे हो, देन उसके बाद आपने पूछा क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो आरंट यू। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। शी इज कमिंग टू प्ले, अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए, आप यू के साथ क्या यूज करते हो, यू के साथ आप आर यूज करते हो। क्वेश्चन भी जब पूछा गया है आरंट यू, आर नॉट यू, आर नॉट को क्या बोला गया, आंट। तो यहाँ पर भी आपने वर्ब कौन सी देखनी है, वर्ब आपकी इसके अकॉर्डिंग आएगी, इसके अकॉर्डिंग आएगी, राइट। शी इज कमिंग टू द प्ले, प्ले या फिर एक कोई प्ले कर रही है या फिर कुछ और कर रही है। शी इज कमिंग टू द प्ले, इजंट शी, क्या वो नहीं आ रही। तो ये आपने क्वेश्चन किया, और जो यहाँ पर इज आया है,
इज आया है ये क्योंकि हमारा शी सिंगुलर है। अब चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। अगर हमें किसी से पूछना है कि आप चाय लेंगे कॉफी लेंगे, आपने देखा होगा घर पे हमारे रिलेटिव्स आते हैं तो हम पूछते हैं डू यू वांट टी और कॉफी, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक। तो जब आप इस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हो, आप चाय या कॉफ़ी पीना चाहोगे, आप ठंडा पीना चाहोगे, आप क्या खाना चाहोगे, तो आप क्या कर रहे हो, आप चॉइसेस वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हो, राइट। आज हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, आप इनमें से क्या खाना पसंद करेंगे, तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं। अब कुछ होते हैं हमारे नेगेटिव इंटरोगेटिव्स। नेगेटिव इंटरोगेटिव्स हम यूज़ करते हैं, हम क्वेश्चंस में नॉट को इंडिकेट कर देते हैं, टू ऑफन इंडिकेटिंग हम सरप्राइज या फिर कोई कंफर्मेशन को सीकिंग मतलब कंफर्मेशन जानना चाहते हैं, या फिर हम सरप्राइज हो जाते हैं किसी बात को लेके, हम इंडिकेट कर रहे हैं कि वी आर सरप्राइज, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने, पता नहीं था ऐसा कुछ होगा। तो इस तरीके की जो हमारी सेंटेंसेस होती हैं वो भी हमारी नेगेटिव इंटरोगेटिव्स होती हैं। इजंट शी योर फ्रेंड, डिडंट यू फिनिश द असाइनमेंट। तो आप जानना चाह रहे थे कि क्या तुमने अपना असाइनमेंट खत्म नहीं किया। इजंट शी योर फ्रेंड, क्या वो तुम्हारी दोस्त है। तो जब आप इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो या तो आप सरप्राइजिंग में स्टेटमेंट को लगा के पूछते हो या फिर आप कंफर्मेशन जानना चाहते हो। तो वो कंफर्मेशन जानना चाहती है क्या वो तुम्हारी दोस्त है। अब हमारे कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनका इन्वर्जन बढ़ता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, अगर हमारा सब्जेक्ट और वर्ब आती है तो वर्ब और सब्जेक्ट होता है। वर्ब और सब्जेक्ट के साथ हम किसी स्टेटमेंट को बिगिन करते हैं, राइट, टू बिगिन, इसके साथ हम शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए कुछ एक स्ट्रक्चर होता है मेरा, वो स्ट्रक्चर को जो हम फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं हम इन्वर्जन, इन्वर्ट कर देना, उल्टा कर देना। फॉर एग्जाम्पल, शी इज स्टडिंग, इज शी स्टडिंग, हमने यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले लिया है, हेल्पिंग वर्ब क्या मेरा इज, और मेन वर्ब क्या स्टडिंग, इज शी स्टडिंग। तो ये हमने क्या कर दिया, हमने इन्वर्ट कर दिया क्वेश्चन को। यूजिंग डू, डू की फॉर्म में भी हम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए डू हो गया, डज हो गया और डिड हो गया। अभी हमने डिस्कस किया था डू हम डू और डज हम किसके लिए यूज करेंगे, हम प्रेजेंट की बात करने के लिए यूज करेंगे, और डिड हम किसकी बात करेंगे, पास्ट की बात करेंगे। डज और डू में हम आगे क्या पढ़ेंगे, डज और डू, जो डू होता है ये हमारा प्लूरल के लिए होता है और डज हमारा सिंगुलर के लिए होता है, और जो हमारा डिड होता है ये हम बोथ प्लूरल और सिंगुलर दोनों टेंसेस में यूज करते हैं। इस बात पे आप खास ध्यान रखेंगे। यू नो द आंसर, अब ये अफर्मेटिव हो गया, स्टेटमेंट हो गया कि तुम्हें आंसर पता है। डू यू नो द आंसर, अब आप पूछ रहे हो क्या तुम्हें आंसर पता है, क्या तुम उत्तर जानते हो। तो जब आप पूछ रहे होते हो तो डू यूज करेंगे। डज ही नो द आंसर, डज क्यों हो गया, ही हमारा सिंगुलर हो गया उसके साथ। डिड ही नो द आंसर, क्या उसे आंसर पता था, तो आपने पास्ट में पूछ लिया। डब्ल्यू एच से अभी हमने डिस्कस किया, डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स भी हमारे क्वेश्चंस के साथ आते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, वेयर डिड यू गो। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है, ये इसी के अंदर है, हमारे इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस के अंदर मैंने एक अपना नया टॉपिक शुरू कर दिया, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग पे बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, और ये हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर ही पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन टैग्स होते क्या है, क्वेश्चन टैग में बेसिकली क्या होता है, हम एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिखते हैं। हमारा जो सेंटेंस होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, इसके साथ हम एक क्वेश्चन को टैग कर देते हैं, क्वेश्चन टैग हो जाता है इसके साथ। ये जो हमने क्वेश्चन को टैग किया है इसके साथ, ये इसी के बारे में कंफर्म कराना चाहता है ना, या फिर एग्रीमेंट लेना चाहते हैं कि जो भी आपने बात करी, जो भी आपने इस कथन में जो बात करी, क्या आप उस पर श्योर हैं, आप उस पर कंफर्म हैं। जब ये चीज़ कंफर्मेशन मिल जाती है, ये कंफर्मेशन हो जाता है, तो इसके बदले में आपको एक आंसर देना होता है। अब ये आंसर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए दे रहे हैं, और क्वेश्चन टैग में हमेशा जो क्वेश्चन टैग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अपनी एंटीसीडेंट, जो उसके एंटीसीडेंट जो स्टेटमेंट्स होती हैं, यानी जो उसके जिसके बारे में वो रेफर कर रहे होते हैं, जिस स्टेटमेंट के बारे में वो बात बता रहे होते हैं, बिना उसके उनका कोई वजूद नहीं होता, उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, कोई उनकी वैल्यू नहीं होती है। आप कैसे बात करेंगे, आप कैसे पता करेंगे कि किसके बारे में बात कर रहे थे, क्या तुम वहाँ जा रहे थे, क्या तुम
जा रहे थे जब आप इस तरीके से बात करेंगे। तो जब आप क्वेश्चन टैग का अभी अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि जब हम उनकी स्टेटमेंट्स हटा देंगे तो क्या उनका खुद का मीनिंग बचेगा, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। और ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ये हम कंफर्मेशन या एग्रीमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो जनरली जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं और या प्रोनाउन, ऑक्सिलरी वर्ब और क्वेश्चन टैग, जो क्वेश्चंस जो टैग होते हैं हमारे, वो ऑक्सिलरी वर्ब होंगे या प्रोनाउन होंगे। उनके अब फीचर्स क्या क्या होते हैं। पोलैरिटी रिवर्सल, अगर हम उनके पोलैरिटी रिवर्सल का क्या मतलब है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग देंगे, नेगेटिव। तो अभी यहां पर हम एक टेबल बनाते हैं, ये हो गया हमारे स्टेटमेंट, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट, और यहां पर हो गया हमारा क्वेश्चन। और ये हम इसकी नेचर की बात करेंगे। अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन होगा नेगेटिव, राइट। अगर हमारी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हमारा क्वेश्चन होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स हम देखेंगे। अब ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम एग्जांपल के साथ भी पढ़ेंगे। हमारी स्टेटमेंट और क्वेश्चंस का जो भी नेचर होता है, क्वेश्चन जो टैग होते हैं वो उनके अपोजिट नेचर के होते हैं। एग्जांपल देखेंगे, यू आर कमिंग, आरंट यू, यू आर कमिंग, तुम आ रहे हो। फिर पूछा गया क्या तुम आ रहे हो, तो जब आप पूछा गया आरंट यू, क्या तुम आ रहे हो, ये मतलब क्वेश्चन कर दिया है स्टेटमेंट के बाद। तो ये देखिए, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये हमारी नेगेटिव स्टेट क्वेश्चन हो गया। यू आरंट कमिंग, आप नहीं आ रहे हो, तुम नहीं आ रहे हो, ठीक है। तो जब हमने पूछा आप नहीं आ रहे हो, तुम नहीं आ रहे हो, तो आर यू, क्या तुम आ रहे हो, पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट के अपोजिट पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब होता है प्लस माइनस में जब हम चेंज करते हैं, किसी भी हम नेचर के अंदर चेंज कर रहे होते हैं, दो नेचर में चेंज करते हैं, हम उसको पोलैरिटी बोलते हैं। ऑक्सिलरी एंड मॉडल वर्ब के साथ भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, हमारी हेल्पिंग वर्ब, और मॉडल वर्ब भी क्या होते हैं, हमारे मॉडल्स होते हैं अलग से। वो वर्ब को हम अलग कैटेगरी में रखते हैं, मॉडल को, जो हमारी एबिलिटी के बारे में बताते हैं। शी हैज़ डन हर होमवर्क, शी है उसने अपना काम कर लिया, उसने अपना गृह कार्य कर चुकी है या कर लिया। तो हैजंट सी, अब ये पूछा गया, अब ये देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, लेकिन हैज़ क्या है, हैज़ हमारा यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब है, हैज़, हैव, डू, डन। और ये हैजंट क्या है, ये भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हमारी सिंगुलर है, और क्योंकि सी भी हमारा सिंगुलर था इसके लिए है। ही कैन प्ले, ये हमारा मोडाल है, ही कैन प्ले द गिटार, वो गिटार बजा सकता है। कांट ही पूछा जा रहा है, क्या वो। तो जब हम इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव क्वेश्चन बनता है, नेगेटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव बनता है। तो हमने हेल्पिंग वर्ब देख लिया, हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स देख ली, मोडाल देख लिए, पोलैरिटी का रिवर्सल देख लिया। अब सिंपल टेंसेस विदाउट ऑक्सिलरी, जो हमारे सिंपल टेंसेस होते हैं, अभी हमने बात करी थी इससे पहले। अब बिना ऑक्सिलरी के जो हमारे सिंपल टेंसेस होते हैं पास्ट में, हम पास्ट और प्रेजेंट दोनों की बात करते हैं। अब पास्ट में हम डू, और पास्ट में हम डिड से, और प्रेजेंट में हम डू और डस से डिनोट करते हैं। अब जो डू होता है हमारा, जो डू होता है हमारा, ये हमारा प्लूरल के लिए होता है। अब एक ही बात को बार बार बताया जा रहा है ताकि ये मिस्टेक ना हो। और डज होता है हमारा सिंगुलर के लिए। और डिड हमारा क्या होता है, बोथ, पास्ट टेंस में ये दोनों के लिए यूज किया जाता है। यू सॉ द मूवी, डिडंट यू, अब ये पास्ट की बात हो रही है। सी का पास्ट फॉर्म क्या होता है, सॉ। डिडंट यू, तो यहां पर आ गया आपका क्वेश्चन टैग। शी लाइक्स, शी लाइक्स, अब ये सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है, उसको आइसक्रीम पसंद है। देखिए सिंपल जो प्रेजेंट होता है ना, सिंपल प्रेजेंट, ये अभी हम टेंस में पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूं मैं। ये हैबिट को भी बताता है, किसको बताता है, ये हैबिट को भी बताता है। शी लाइक्स आइसक्रीम, और ये आपकी स्टेटमेंट पसंद ना पसंद को भी बताता है। डजंट सी, तो ये क्वेश्चन टैग हो गया हमारा।
इंटोनेशन क्या होते हैं हमारे, जब हम जेन्युइनली कोई इंफॉर्मेशन या कंफर्मेशन जानना चाह रहे होते हैं, तो इसमें क्या होता है, हम अपनी वॉइस को रेज करते हैं, कम करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, राइट। अब कैसे एग्जाम्पल, इट्स कोल्ड टुडे, इजंट इट। अब हम देखिए बात करें, आज ठंड है, इजंट इट। तो जब हम जानना चाह रहे हैं इस बात पे, हम श्योर नहीं है, हम पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं, राइट। तो इफ अनश्योर अबाउट द वेदर, तो जब हम ऐसा जानना चाह रहे होते हैं, जेन्युइनली जानना चाह रहे होते हैं, तो हम क्वेश्चन को ज़्यादा इम्फेसाइज करते हैं, उस पर वॉइस को रेज करते हैं। दिस इज डिलीशियस, इजंट इट। तो आप जानना चाह रहे हो, ये डिलीशियस नहीं है क्या, पूछ रहे हो आप। तो उसके लिए जब आप एग्रीमेंट चाहते हो या फिर आप जानना चाहते हो, आप कोई कंफर्मेशन लेना चाहते हो, तब हम एनोटेशन को यूज करते हैं। अब स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर्मिंग अ क्वेश्चन डे, अब हमने कुछ बातें याद रखनी। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन टैग को लेट्स के साथ वी, शैल वी यूज करेंगे। तो हमेशा रखना, जब भी आगे अभी हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी पढ़ने वाले हैं, अगर कोई भी लेट से शुरू हो रहा है तो उसका क्वेश्चन टैग शैल से शुरू होगा। लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो टू द पार्टी, शैल वी। तो जब भी क्वेश्चन हमारा लेट से शुरू हो रहा है यानी इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, तो हम किससे क्वेश्चन टैग बनाएंगे, शैल वी से। आगे आई एम, अगर हमारा कोई पॉजिटिव सेंटेंस है जो आई एम के साथ हो रहा है, आई एम इज यूनिक, और इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा आर्ट आई, याद रखना एम नॉट नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, आर्ट आई। आई एम के लिए क्वेश्चन, अब मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, आई एम, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट, और क्वेश्चन हो गया आंट आई, राइट। ये आप याद रखेंगे। जनरली ट्रुथ, जो हमारे जनरली यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं या फिर जो हमारे जनरली तौर पे सच होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, उनके लिए हम इजंट और आरंट यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एलिफेंट्स आर लार्ज, तो आप बता रहे हैं कि एलिफेंट्स बहुत बड़े होते हैं, क्या नहीं होते वो, तो आंट दे। तो ये हमारा इस तरह के क्वेश्चन हो गए। नेगेटिव वर्ड्स के लिए जैसे नो बडी, जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, नो बडी हो गया, नथिंग हो गया, नेवर हो गया, है ना, जिनका नेगेटिव कोनोटेशन होता है। कोनोटेशन का मतलब जो अपने साथ नेगेटिव मीनिंग लेके चलते। तो अभी हमने बताया था, अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। नोबडी लाइक्स हिम, डू दे, नोबडी लाइक्स हिम, तो बता रहे उसको कोई पसंद नहीं करता है। क्लास में अगर मान लीजिए क्लास में किसी बच्चे को कोई पसंद नहीं कर रहा है, तो नोबडी लाइक्स हिम, तो अब क्वेश्चन हो रहा है, क्या सच में डू दे, क्या वो नहीं करते। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। देयर इज और देयर आर, तो जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे देयर इज और देयर आर, तो सेम उसी पे नंबर पे डिपेंड होता है। इज किसके लिए यूज होगा, सिंगुलर के लिए, और आर किसके लिए होगा, प्लूरल के लिए। तो देखिए, देयर इज अ प्रॉब्लम, तो यहां पर कोई एक प्रॉब्लम की बात हो रही थी। इजंट देयर, तो इज हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव बनेगा। ये तो अब याद हो चुका है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट क्वेश्चन टैग नेगेटिव, नेगेटिव स्टेटमेंट क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, राइट, इजंट देयर। अब थर्ड टाइप ऑफ हमारे सेंटेंसेस होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कमांड, रिक्वेस्ट, ऑफर, इन्विटेशंस या डायरेक्शन आप प्रोवाइड करते हो या एडवाइस लेते हो। जब भी ये सारी चीज़ें आपके सेंटेंसेस में आती हैं, आपकी स्टेटमेंट में आती है, उन टाइप के स्टेटमेंट्स को हम इंपेरेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट इनका एक यूनिक फीचर होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट होता है यू होता है। आप किसको बोलते हैं, क्लोज द डोर, कमांड दिया, इसका मतलब यू क्लोज द डोर। आप ये कमांड खुद को थोड़ी ना दे सकते हैं, या फिर कोई आप किसी एक पर्टिकुलर टाइप, किसी एक पर्सन के सामने डायरेक्शन देख के बोल रहे हैं क्लोज द डोर, इसका मतलब यू क्लोज द डोर। आप बता रहे हैं कि आप ही के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर जो यू होता है ये हिडन होता है, आइदर सिंगुलर और प्लूरल, ये अंडरस्टूड होता है कि वो पर्टिकुलर जो यू है उसके बारे में बात हो रही है। ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट, तो यहाँ पर मैंने बताया यू यहाँ पर नहीं रहता है, लिखा नहीं होता है जनरली तौर पे, लेकिन हम यहाँ मान के बैठते हैं कि इसके अंदर यू है। फॉर एग्जांपल, सिट डाउन, अगर आप किसी से कह रहे हो, आपसे कोई मिलने आया या आपसे कोई आपका जूनियर है, तो आपने बोला सिट डाउन,
तो आप क्या कह रहे हो, आपने बोला सिट डाउन का मतलब क्या है, या प्लीज सिट, तो इसका मतलब क्या है कि आप उस पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हो। तो सिट डाउन तो यानी यू सिट डाउन, यू सिट डाउन, आप बैठ जाइए। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर हम मान के चलते हैं कि सब्जेक्ट यू है हमारा। कमांड्स और ऑर्डर, क्लोज द डोर ये कमांड है। अब मैंने बताया कमांड है, तो आप किसके बारे में बात कर रहे हो, यू क्लोज द डोर, आप यू को लेकर बात कर रहे हो, राइट। रिक्वेस्ट प्लीज पास द सॉल्ट, आप किससे बोल रहे हो, आप पर्टिकुलर जिस पर्सन से बात कर रहे हो उसी को तो सब्जेक्ट बनाओगे। तो रिक्वेस्ट हो गया, कमांड हो गया, राइट। इन्विटेशन हो गया, कम टू द पार्टी ज्वाइन अस फॉर डिनर, इन्विटेशन, पार्टी में आइए, हमारे साथ डिनर ज्वाइन करिए, डिनर खाइए। तो ये हमारे इन्विटेशंस हो गए। डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस, जब भी आप एग्जाम देखने जाते हैं तो लिखा रहता है डू नॉट ओपन, टर्न द पेज, तो इस तरीके की डायरेक्शंस होती हैं, राइट। टर्न फ्रॉम द लेफ्ट, राइट, गो स्ट्रेट, तो ये हमारी डायरेक्शंस होती हैं, कमांड्स होती हैं। तो इम्पेरेटिव जो हमारे जो होते हैं स्टेप बाय इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस देते हैं। देखिए टर्न लेफ्ट एट द नेक्स्ट कॉर्नर, यानी आगे चल के आगे वाले कॉर्नर पे जाके बाएं मुड़े। मिक्स द फ्लोर एंड शुगर, आटे और चीनी को मिलाएं। तो आपने देखा होगा कि आप कहीं भी किसी भी फॉर्मली, यानी आपने मान लीजिए आप इंटरनेट यूज करते हैं और आप कुछ सीख रहे होते हैं, तो आपको डायरेक्शन स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 इस तरीके से डायरेक्शंस दी जाती हैं। ये जो डायरेक्शंस होती हैं ये अगर इस तरीके के स्टेटमेंट्स में दी गई हैं, ये हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एडवाइस और सजेशन, जब भी आप एडवाइस करोगे या किसी को सजेशन दोगे, ये हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पार्ट है। टेक एन अम्ब्रेला, छाता निकाल लीजिए। इट माइट रेन, आप बता रहे हो, एडवाइस करो कि बारिश हो सकती है। ट्राई द चॉकलेट केक, आप सजेशन दे रहे हो चॉकलेट केक को ट्राई करिए, राइट। तो इस तरीके के हमारे क्वेश्चंस होते हैं। नेगेटिव फॉर्म्स भी होते हैं। डोंट शाउट, क्लास में जब टीचर बोलते हैं आवाज मत करो, डोंट शाउट। डू नॉट एंटर, डू नॉट ओपन, तो वहां पर भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू छुपा रहता है, राइट। लेट्स फॉर सजेशन, अब देखिए लेट्स क्या होता है, सजेशन के लिए यूज किया जाता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। और क्वेश्चन टैग में अभी हमने पढ़ा है लेट्स के साथ हम क्या यूज करेंगे, शैल वी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंक्लूसिव सजेशन इन्वॉल्व बोथ स्पीकर और लिसनर, स्पीकर और लिसनर दोनों को लेकर बात हो जाती है। जब आप ग्रुप में बात करते हो लेट्स गो टू द मूवीज, यानी आप खुद को इंक्लूड कर रहे हो और अपने लिसनर को भी इंक्लूड कर रहे हो, दोनों मिलके साथ चलते हैं। तो इसीलिए वी यूज होता है। वी क्यों यूज होता है, आप पर्टिकुलर दे उनकी तो बात कर ही रहे हो लेकिन उसमें खुद को भी इंक्लूड कर रहे हो, इसका मतलब वी यूज होगा। आप अपने साथ स्पीकर और लिसनर दोनों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सॉफ्टनिंग कमांड, सॉफ्ट कमांड्स के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे प्लीज बी क्वाइट, आप किसी से बोल रहे हो कि कृपया करके शांत बैठे, जस्ट थिंक अबाउट इट, इस बारे में सोचें। तो ये हमारी सॉफ्टली कमांड्स होती हैं। गिव डायरेक्शन विद एंड देन, जैसे हम डायरेक्शंस देते हैं, टर्न ऑन द कंप्यूटर, एंटर योर पासवर्ड एंड देन लास्ट में जाके क्या बोला, क्लिक ऑन द लॉग इन बटन। तो आपने कैसे बोला, टर्न ऑन द कंप्यूटर, अपना पासवर्ड डालिए और उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करिए, एंड देन लास्ट में जाके लॉगिन बटन को क्लिक करिए। तो ये सीरीज ऑफ डायरेक्शन के लिए दिया है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर लास्ट में ये होगा। तो इस तरीके की सीरीज ऑफ एक्शंस को डायरेक्शन देने के लिए भी हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। अब फोर्थ टाइप, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमारे इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन या सरप्राइज या एक्साइटमेंट, जॉयफुल और या फिर दूसरी हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, ह्यूमन की फीलिंग्स होती हैं, उनको हम एक्सप्रेस करते हैं। तो जिस फॉर्म में उसको हम एक्सप्रेस करते हैं वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। तो हम इसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। तो जहां भी आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिखेगा इसका मतलब वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, वो पर्टिकुलर फीलिंग के लिए यूज हुआ है। अब इनके फीचर हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के आगे आप एक्सक्लेमेशन मार्क्स देखेंगे। तो पंक्चुएशन क्या है इसका, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, तो आप तारीफ कर रहे हो, आप सुंदरता की बात कर रहे हो, ये कितना अच्छा सनसेट है। तो ये एक हमारी स्टेटमेंट नहीं है, ये हमारा क्या है, ये हमारी फीलिंग है। हम उसको देख के मनोरंजित फील कर रहे हैं या फिर हमें उसे देख के अच्छा लग रहा है, राइट। तो जब भी हम उसे देख के अच्छा फील कर रहे हैं तो हमने बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, राइट। व्हाट एंड हाउ
स्टार्टर्स कुछ हमारे जो होते हैं वर्ड से भी शुरू होते हैं और हाउ से भी शुरू होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, हाउ ब्यूटीफुल दिस लेक इज। अब आप देखिए, आप बता रहे हो कि ये लेक कितनी अच्छी है, तो जब आप ये ऐसी बात कर रहे होते हो तो ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। इसका आंसर ये नहीं आएगा वह यस इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल लेक, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, ये हमारी फीलिंग्स है। व्हाट अ वंडरफुल सरप्राइज। तो मान लीजिए आपको किसी ने गिफ्ट कर दिया और आपने वो सोच रहे थे आप वो चीज़ें खरीदोगे कभी, और वो आपको गिफ्ट में मिल गया, तो आपने बोला व्हाट अ वंडरफुल सरप्राइज ऐसा। या फिर कोई आपसे मिलने आ गया बहुत लंबे समय बाद, तो ये सरप्राइज है, ये आपकी फीलिंग है, तो ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। तो इसमें हमारे कुछ इंटरजेक्शंस भी होते हैं। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? जो हमारे इमोशंस को दिखाते हैं, ऐसे टाइप के वर्ड्स को भी हम यूज़ करते हैं। और ये हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशन जैसे गुस्सा हो गया, जॉय हो गया, दुख हो गया, सॉरो, सरप्राइज, एडमायरेशन, प्रशंसा हो गया, डिसबिलीफ, किसी पे भरोसा ना रखना, एंगर हो गया, गुस्सा हो गया, आई कांट बिलीव ही इज गोन। अब वो क्या कह रहा है? वो इस बात पे वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा है, वो यकीन ही नहीं कर पा रहा है वो चला गया, तो ये उसकी एक फीलिंग है, ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है। दैट्स अनबिलीवेबल। वो ऐसा मतलब उसने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा हो सकता है, वो यकीन करना उसके ऊपर उसके लिए मुश्किल हो गया, तो ये उसकी फीलिंग है स्पीकर की। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म्स में भी यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ क्लेवर बॉय ही इज। अब वो किसी लड़के की चालाकी को देख के या उसके इंटेलिजेंस को देख के बोल रहा है कि कितना तेज बच्चा है वो। तो जब वो इस बारे में बात कर रहा है तो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, वो इस पर डिग्री नहीं मांग रहा है कि बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा तेज है, ऐसा नहीं है। वो अपनी फीलिंग्स को लेके बात कर रहा है। इट्स वंडरफुल हाउ फास्ट शी रन्स। ये देख, ये तो बहुत अद्भुत है, वो कितना तेज दौड़ दिया। तो ये क्या है? ये फीलिंग आ रही है। अब देखिए यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर भी ये एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस हैं, यहाँ पर भी है। यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, बट यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में फुल स्टॉप है। आपको फुल स्टॉप भी दिखेगा और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी दिखेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, अब ये हमारे इंटरजेक्शंस होते हैं। हुर्रे, ओ, ये हमारा सरप्राइज होता है। हुर्रे हमारा जॉय के लिए होता है। एंगर और फ्रस्ट्रेशन के लिए डैम, गुस्सा आता है खुद पे। ब्रावो, एडमायरेशन, जब आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो तो। डिस्पेयर यानी दुख और सैडनेस के लिए अलास, ये हमारे इंटरजेक्शंस होते हैं। अब फिफ्थ काइंड आता है हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ये विश, होप, प्रेयर और डिजायर। डिजायर मतलब इच्छाएं, प्रार्थनाएं, उम्मीद, इच्छा, इन सबको बताते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए ये कन्वे करेंगे हमारे विशेस को। अब विशेस कैसे होते हैं? मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। तो जब इस तरीके से आपके माँ बाप आपको आशीर्वाद देते हैं तो वो सारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इनके साथ कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स यूज होते हैं, जैसे कि विश हो गया, होप हो गया, मे हो गया। तो ये जो पर्टिकुलर वर्ब्स हैं ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में यूज की जाती हैं। आई विश आई वर अ बर्ड। अब ये इच्छा जता रहे हैं और ये इच्छा ऐसी है जो आज पूरी नहीं है। तो कुछ आपकी इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं होती हैं, लेकिन वो हमेशा पास्ट में लिखी जाती हैं। आई विश आई वर अ बर्ड, इसको हम किस में पढ़ेंगे? इसको हम कंडीशनल्स में पढ़ेंगे। कंडीशनल्स में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, ये हमारे कंडीशनल्स के टॉपिक हैं। एक्सक्लेमेशन पॉइंट के तौर पे भी हम, जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, हमारे ऑप्टिमेटिव सेंटेंसेस को भी हम एक्सक्लेमेटरी साइंड के साथ एंड करते हैं। किसी बात पे, किसी जो हमारी इच्छा है उस पर स्ट्रेंथ करना, उस पर एम्फेसाइज करना। ओ दैट आई हैड लिसन टू योर एडवाइस। वो अब मान लीजिए वो कुछ गड़बड़ कर रहा है एग्जाम में जाके, उसने अपने सीनियर की एडवाइस नहीं सुनी, तो अब वो क्या कर रहा है? वो दुख जता रहा है इस बात का कि मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी, मुझे आपकी एडवाइस सुननी चाहिए थी। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। वेरिड इमोशंस, ये इमोशंस के लिए भी यूज होते हैं। लाइक पॉजिटिव विशेस हो गया, जॉयफुल खुशी के लिए हो गया, प्रॉस्पेरिटी के लिए हो गया, है ना, रिग्रेट के लिए हो गया, सॉरो के लिए हो गया। इन सब के लिए भी हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। वुड दैट इट नेवर हैपन। अब ये क्या कह रहा है? ये इमोशन बता रहा है, काश ऐसा कभी हुआ ना होता। अब वहां पर ये अलग था, एक्सक्लेमेटरी में अलग था, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है? यहाँ पर ये बोल रहा है काश ऐसा नहीं हुआ होता। ये इसकी एक फीलिंग को बता रहा है, बट ये हो चुका है ऑन रियल, ये इट ऑलरेडी हैपेंड। बट वो क्या बोल रहा है? ऐसा ना हुआ होता। अब कॉमन स्ट्रक्चर होते हैं हमारे, हम मे से शुरू करेंगे इसको। मे द न्यू ईयर ब्रिंग यू हैप्पीनेस। मे द, अब आप काफी ग्रीटिंग्स भेजते हो,
तो मे के साथ आप काफ़ी ग्रीटिंग्स रखते हो, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू हैव अ गुड डे अहेड। तो आप ग्रीटिंग्स कर रहे हो, आप कामना कर रहे हो, आप प्लस उसके लिए आप विश कर रहे हो, तो इस तरीके से, राइट। वुड, वुड का हम यूज़ करते हैं फॉर्मल या फिर ओल्ड फैशन या डिज़ायर और रिग्रेट को। फॉर एग्जाम्पल, वुड दैट ही वर हेयर विद अस टुडे, तो बोल रहे हैं ना, काश वो आज हमारे साथ यहाँ होता, बट इन रियल वो नहीं है ना। तो वो कंडीशन अभी नहीं है, तो वुड का मतलब हम क्या होते हैं, काश ऐसा हुआ होता, होता ना होता, बट वो रियली में ऐसा उसके अपोजिट है, तो ऐसी कंडीशंस के लिए हम वुड यूज करेंगे। आई विश और इफ ओनली, ये हम कंडीशनल में पढ़ेंगे, लेकिन ये करंट में रियलिटी में नहीं होते हैं, बट ये हमारे डिजायर होते हैं किसी चीज को लेकर, बट ये रियलिटी में नहीं है। आई विश आई कुड ट्रैवल बैक इन टाइम, वो ये कह रहा है काश, उसकी इच्छा है काश वो पिछले समय या वो अपने पास्ट में चला जाता, क्या उसने जो भी कुछ काम किया उसको वो ठीक कर लेता। इफ ओनली ही कॉल्ड अर्लियर, ऐसा तभी हो सकता है जब वो उसको जल्दी बुला लेता, उसने बुलाया उसे जल्दी नहीं, वो काम हुआ नहीं। तो ये हमारे कंडीशनल का भी टॉपिक है और ये हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। इम्पेरेटिव्स फॉर विशिंग हैव अ ग्रेट डे, ये हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस किसके लिए लिखते हैं, विशेस के लिए लिखते हैं। तो हैव अ ग्रेट डे ये हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, हम विश कन्वे करना चाहते हैं किसी को। तो यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है फिनिश होता है। इसके बाद हम इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर से देखे जाते हैं, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ तक जो भी आया आपको समझ में, उसको अच्छे से रिवाइज करो और दोबारा देखो अगर कहीं कंफ्यूजन है इस वीडियो को। ओके, थैंक यू।